हाय नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर MPCS पे आपका स्वागत है। मैं विपिन। आज का टॉपिक है हिंदी की वर्णमाला। तो वर्णमाला को हम कंप्लीट करेंगे। हिंदी का ये वीडियो है वर्णमाला, ये आपके यूपी टेट वाले अभ्यर्थी हैं और UPSI वाले और यूपी पैट की जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए, और SSC GD के अभी फॉर्म नहीं पड़े हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी है अच्छा कारगर होगी। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तक वर्णमाला से आ जाते हैं, ठीक है। वर्णमाला में बहुत सी कन्फ्यूजिंग हैं, लेकिन बहुत ही इसे कंप्लीट करके इसे कंप्लीट किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला सबसे पहली बात तो ये होती है कि वर्णमाला है क्या। वर्णमाला वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को जो रखे गए हैं उन्हीं की एक माला है कह सकते हैं, या एक क्रम है, उसे ही हम वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णमाला 2 भागों में बटी हुई है, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन, जिसमें वर्णमाला में टोटल 52 स्वर होते हैं, 52 अक्षर होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है, ठीक है। तो हम पहले नंबर स्वरों को देखते हैं। स्वर जो है वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो 2 ही प्रकार के माने गए हैं। कैसे? इसमें ये काउंटिंग नहीं आती है, काउंटिंग ये आती है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। पहला है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब ये है बड़ा, तो इसे बड़े स्वर भी कह सकते हैं। इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और छोटी बड़ी दोनों ए और छोटे बड़े दोनों औ, ठीक है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ठीक है। लघु भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है। लघु आ जाए तो भी एक ही बात है, छोटे को ही कहेंगे। तो इसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ इसमें आ जाता है, ठीक है। ऋ हमेशा ये ऋषि वाला जो ऋ होता है ये छोटे में ही आता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखें कि जैसे कि संधि पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ये संधि में जो मिलता है वो गुण संधि में मिलता है ऋ, ठीक है। तो यहां पर ये 4 प्रकार के होते हैं। अन्य स्वर और भी होते हैं 2 प्रकार के, जिन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं, और एक और होता है अयोग्य बाहा। प्लुप्त स्वर क्या होता है? प्लुप्त स्वर का मतलब है ज्यादा आवाज निकलना। देखो किसी किसी बुक में ऐसे भी कहा गया है, ऐसे ही इन परिभाषाओं को दर्शाया गया है कि जिन स्वरों में सबसे अधिक ध्वनि निकलती है, ठीक है, जिन स्वरों में सबसे अधिक ध्वनि निकलती है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है, यानी 2 गुनी। ऐसे भी कह सकते हैं, किसी किताब में दर्शाया गया है कि 2 गुनी ध्वनि से निकलते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और छोटी ध्वनि से निकलते हैं, कम ध्वनि से निकलते हैं उन्हें ह्रस्व कहते हैं, और 3 गुनी ध्वनि से निकलते हैं उन्हें हम प्लुप्त स्वर भी कह देते हैं। लेकिन हम यहाँ आपको बताएं, ये भी बात सही है, लेकिन ये भी बात ये आप कंप्लीट करें कि प्लुप्त स्वर हम उन्हें कहते हैं जो ज़्यादातर देर तक बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण जो होता है वो थोड़ी देर तक होता है अन्य की अपेक्षा, ठीक है। जैसे ये शब्द हम कम ही यूज करते हैं, जैसे रामायण या पुराण वगैरह हैं, उनमें ये शब्द लिखे जा सकते हैं। जैसे ओम लिखते हैं तो हम ऐसे इस तरीक़ा से ओम लिखते हैं, तो हमें बोलने में ज़्यादा समय लगता है, ओम, ठीक है। जैसे राम, राम जैसे रामायण में लिखा होगा वो इस तरीक़ा से लिखा होगा, इसमें ये प्लुप्त स्वर है, ठीक है। अगला है अयोग्य बाह। अयोग्य बाह में देखिए, अयोग्य बाह हमने यहाँ 2 रूप में तोड़ करके बताए हैं। पहला होता है अनुस्वर, दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वर क्या होता है? अनुस्वर का मतलब होता है जिस पर एक बिंदी लगी हो, अनुस्वर होगा। जिस पर डबल बिंदी लगी हो वो भी पीछे की तरफ, तो वो विसर्ग हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कौन सा इसमें अयोग्य बाह है, तो दोनों ही अयोग्य बाह है। और पूछ ले अनुस्वर कौन सा है, तो केवल एक ही की बात कही गई है, ठीक है। विसर्ग की कहे तो एक ही बात। इसी प्रकार से हम व्यंजन को भी 3 भागों में देखते हैं, लेकिन कुछ और भी हैं, ठीक है। 3 भागों में देखते हैं व्यंजन को। तो व्यंजन जो है कौन कौन से? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन को हम वर्गी व्यंजन भी कह देते हैं, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है। संख्या भी आ जाती है कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 25 होती है। क से लेकर के क ख ग घ गड़ा, ठीक है, ये माह तक होते हैं, और इनकी टोटल संख्या 25 होती है। किसी किसी किताब में 27 भी दी है, लेकिन ये गलत है।
25 ही होती है। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन पूछता है बहुत ज्यादा है, तो ये य र ल व, ठीक है, 4 होते हैं ये, य र ल व। ऊष्मक व्यंजन, ऊष्मक व्यंजन स स और ह, ठीक है, ये भी इनकी संख्या 4 होती है। तो ये देखिए 25, 25 और 4 29 और 4 33, ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे हम तो ये संख्या हमारी 33 बनती है। और इसी तरीका से हम इससे जोड़ेंगे 7 4 11, तो ये भी संख्या हमारी कितनी बनती है, 11। तो इनको काउंटिंग में लेकर के, अन्य और भी है, ठीक है, उन्हें भी हम समझेंगे। जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या कह सकते हैं इसे द्विगुणक व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। तो ये ड ढ, ये ड ढ वाले 2 व्यंजन हैं, इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक। अगला है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4? एक छ, त्र, ज्ञान और ये स्त्र, ठीक है, श्री वाला सा। इस पर हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम अभी स्पर्शी व्यंजनों की जो चर्चा चल रही थी उससे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। स्पर्शी व्यंजनों को थोड़ा नेक और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं बेटा। तो स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते थे। अब वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया है, समझिए वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया है। तो देखिए इनमें काउंटिंग जो है दाएं से बाएं जाएं, चाहे ऊपर से नीचे जाएं, चाहे आगे से पीछे जाएं, ठीक है, सभी तरफ हमें 5 ही अक्षर मिलेंगे, 5 ही वर्ड मिलेंगे। इस वजह से 5 5 5 25 ये वर्ग के रूप में है, इस वजह से हमें, ठीक है, एक दिमाग की सोच है, इसे वर्गीय भी कह देते हैं। ठीक है। वैसे है स्पर्शी। अब स्पर्शी क्यों है, क्योंकि ये जितने भी बोले जाते हैं 25 हो गए, 5 25, तो ये जितने भी बोले जाते हैं 25 भी, ये किसी न किसी मुख के, ठीक, मुख के कोई न कोई भाग को स्पर्श करके ही बाहर निकलते हैं। अगर मुंह फाड़ के आप बैठ जाएंगे तो एक भी अक्षर इसमें से नहीं निकलेगा। ठीक है। तो इस वजह से इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहा गया है। ठीक। अब स्पर्शी व्यंजन को हम जानने से पहले हम एक थोड़ा सा ट्रिक है इसे समझना है कि कचट तप जिन्हें याद रहेगा वो समझ लीजिए। क वाली लाइन, च वाली लाइन, ट वाली, त वाली, प वाली, ये लाइनें हमें अगर याद हैं तो हम तुरंत बता सकते हैं ये इस लाइन का अक्षर है, वर्ड है। ठीक है। तो कंठ, कंठ व्यंजन होते हैं वो क वर्ग से निकलते हैं। देखो क ख ग घ, कंठ पर हाथ धर के देखिए, क ख ग घ अड़ा, ठीक है, तो ये कंठस्थ व्यंजन हो गए। तालव्य में जो है तालु लगेगा ऊपर, ठीक है, तो ता में यानी कौन सा, ये च वर्ग में आएगा। ठीक है। कौन से में आएगा, च वर्ग, ये च वर्ग का होगा। और ये च वर्ग में आएगा, तो च छ ज झ या, ये या और ये अंगा और ये अड़ा, ठीक है, या अंगा अड़ा, तो च छ ज झ अंगा और ट ठ ड ढ अड़ा। ठीक। तो ये टाठा वाली लाइन है, देखिए टा बोलेंगे हम तो जी मुड़ेगी हमारी, इस वजह से हम इसे मूर्धा कह देते हैं। ठीक है। देखिए बात को समझिए कि मैंने कुछ याद करने के लिए इसमें नहीं कुछ भी किया है, बस आप जो शब्द बोलेंगे उसी के आधार पर आपको याद भी हो जाएगा। देखो क बोलेंगे तो कंठ, क से क वर्ग आता है और कंठ वाला आता है। तालव्य यानी तालु लगेगा। अब तालु कहाँ लगेगा, चा पे लगता है, च छ बोल करके देख लीजिए। मूर्धा, मूर्धा में जीभ मुड़ेगी तो कहाँ पर, ट ठ ड ढ के लिए मुड़ेगी। और दंतस्थ में दांत से जीभ लगेगी या जीभ दांत से लगेगी, तो ये जो है दंतस्थ में त थ द ध, ठीक है, आ जाएगा। और इसके बाद ओष्ठ वाले हैं, ये प वर्ग से जाने जाते हैं, प फ ब भ। अब इसके बाद ये 25 होगा। इसके बाद इसी प्रकार से स्वर में भी हैं, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन से कंठ वर्ग के स्वर में आते हैं। तो यहीं पर मैंने ये लिख दिए हैं, आप समझिए। हाँ, ये कंठ इस कंठ वर्ग से संबंधित है, क वर्ग से नहीं है। ठीक है, कंठ से, ये इसकी बात केवल यहाँ तक है। और क की बात कंठ की, ये कंठ में आएंगे, ठीक है, ये तालव्य में आएंगे, ठीक है, और ये मूर्धा में आएंगे, ठीक है, और ये इसका कोई भी नहीं है, ठीक है, और ये होस्ट में आएगा, ये वाला, ठीक। तो इस तरीका से ये यहाँ पर आएंगे। तो ओष्ठ के लिए
छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों, ठीक है। और मूर्धा के लिए छोटी है, बड़ी है, ओ आओ, ये स्वरों की बात हो रही है, ठीक है। और तालव्य में भी ये दो आते हैं, छोटी और बड़ी, ये तालव्य में आ जाता है। तालव्य में पूछ लेगा कि तालव्य में कौन सा स्वर आता है, तो आप कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, इस वजह से इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। व्यंजन तो बता देंगे, जब स्वर की बात आती है तो गड़बड़ में हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो ऐसे शब्द हैं, ऐसे स्वर हैं जो स्पर्श करते हैं, यानी स्पर्शी हैं। कौन से स्पर्शी हैं? देखो, कंठ स्पर्शी हैं, ठीक है, या तालव्य स्पर्शी है, लेकिन इसे वर्गी नहीं कहेंगे क्योंकि ये वर्ग में नहीं आते हैं। स्पर्शी में स्पर्शी स्वर कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? स्पर्शी स्वर। स्पर्शी स्वर में कहेंगे इसे, ठीक है। इसके बाद एक मेन टॉपिक है जो बहुत अच्छी तरीका से आता भी है परीक्षा में, और आप इसे बहुत अच्छी तरीका से समझ लें, कभी आपको रटना नहीं है, याद हो जाएगा, ठीक है। वायु के आधार पर, वायु के आधार पर व्यंजन। वायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है आपका अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण, ठीक है। अब देखिए, अल्प प्राण, अल्प प्राण के लिए अ वर्णमाला में सबसे पहला अक्षर क्या है? अ। तो अल्प प्राण यानी पहले रखिए, मैंने यहाँ पर पहले रखा है, दूसरा महाप्राण कर दिया। अब देखिए, जब पहला रखा हुआ है तो अंग्रेजी के काउंटिंग संख्या में, या जो कहें कि गिनतियों में वन भी पहले आता है उसमें। यहाँ पर भी आ पहले है तो वहां पर भी वन पहले है, इसका ध्यान रखें। इसका संबंध हिंदी की वर्णमाला में अ नंबर 1 पर आता है, और गिनतियों में नंबर 1 जो है पहले ही नंबर आ जाता है, तो इसे यहां पर रखिए अल्प प्राण, यानी यहां से चालू कर दीजिए, 1 छोड़ करके 1 3 5, 1 3 5 अल्प प्राण हो गया। अब ऐसे करना चाहे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे भी बचे वो महाप्राण में पहुंच जाएंगे। अब अल्प प्राण में कुछ और भी आ जाता है। क्या क्या आता है अल्प प्राण में, वो देख लीजिए। यारा लवा, इसे क्या कहते हैं? यारा लवा को अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो सारे अंतस्थ व्यंजन जो है अल्प प्राण में भी आ जाते हैं। महाप्राण, महाप्राण में आपको दो बताया अभी, 2 और 1 4 नंबर का। कौन से? ये 2 और 4 और 1 और 5 ये कौन से हैं वो भी आप समझ लीजिए। स्पर्शी व्यंजनों में स्पर्शी व्यंजनों में जो पहले नंबर, देखिए ये पहला नंबर इसका हो गया, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा और ये 5वां। तो पहले नंबर का जितने भी पहले नंबर में हैं वो सभी अल्प प्राण में आएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर के हैं सभी, वो महाप्राण में आएंगे। तीसरे नंबर के हैं सभी, ठीक है, तो वो अल्प प्राण में आएंगे। चौथे नंबर के सभी हैं वो महाप्राण में आएंगे, ठीक है। 5वें नंबर के जितने भी हैं सभी वो आपके अल्प प्राण में आएंगे। ये काउंटिंग केवल स्पर्शी व्यंजनों की है, ठीक है, स्पर्शी व्यंजनों की। और इसके बाद स्पर्शी व्यंजनों के बाद जो बचता है आपका क्या, अंतस्थ व्यंजन भी इसी में आता है, और सा इसे ऊष्मक व्यंजन कहते हैं, ये भी इसी में आता है। तो ये बात क्लियर हुई। अगला पॉइंट है कंपन के आधार पर, यानी कंपन के आधार पर देखा गया तो व्यंजनों को हमने, ये व्यंजन की बात हो रही, व्यंजन 2 भागों में बटे हुए हैं, अघोष और घोष या संघोष भी कह सकते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर भी वही शब्द पहले लिया है कि हिंदी की वर्णमाला में अ पहले आता है, और काउंटिंग में हम नंबर 1 को पहले लिखेंगे तो अ का नंबर 1, ठीक है। अघोष यानी पहले 2 अघोष होंगे, पहले 2 अघोष होंगे, यानी पहला 2 अघोष, पहला और दूसरा, बाकी सब घोष भी कह सकते हैं। घोष के स्थान पर दूसरा भी नाम आ सकता है कि से संघोष, संघोष भी बात वही है, ठीक है। इसमें एक और बात आती है, य र ल व, य र ल व, और एक ह भी इसी में आ जाता है, जबकि अल्प प्राण में स, ठीक है, स और फ भी इसी में आता है, जबकि फ जो देखा जाए वो यहां पर भी हमें मिलता है कि ये हमारा अघोष भी है, ठीक है, अघोष में आता है। तो अघोष भी क्लियर हुआ, घोष भी क्लियर हुआ हमारा। इसमें कंपन के आधार पर देखा जाता है, यानी कंपन के आधार पर यह देखा जाए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कंपन के आधार पर हम कैसे समझेंगे, कौन से वर्ण हैं जो कि कंपन के आधार पर आते हैं। तो वो कंपन के आधार पर अघोष और घोष वाले सभी
कंपन के आधार पर आएंगे। लेकिन उसमें भी पूछे कि आघोष कंपन कौन से हैं, तो हम उसे यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि बहुत कम आपको मटेरियल दिया जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबरों पर ज़्यादा उस पर जोर दिया जाए, तो वही मैंने इसमें किया गया है। ठीक है, हो सके तो एक वीडियो और मैं बनाऊंगा वर्णमाला से संबंधित। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ, हम वीडियो जो बना रहे हैं वो ठीक है, अच्छी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, अपनी चीज़ जान से पढ़िए ताकि आप भी सक्सेस हों। धन्यवाद।